हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। पहली बात तो ये है कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है और दूसरा अपवर्तन क्या है। दोनों टॉपिकों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे और उसके बाद में दोनों टॉपिकों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। हाइगेन के तरंग सिद्धांत में अपन ने ये पढ़ा है कि प्रकाश जब गति करेगा तो प्रकाश है वो किसके रूप में गति करेगा? तरंगाग्र के रूप में गति करेगा। आप लोग भी यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। प्रकाश है वो किसके रूप में गति करता है? तरंगाग्र के रूप में गति करता है। तरंगाग्र कितने प्रकार के हैं ये अपने अपने अलग अलग वीडियो में पहले में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ा है कि यदि आपके पास प्रकाश स्रोत है, वो अगर बिंदु प्रकाश स्रोत है तो तरंगाग्र जो होगा वो कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है। और तीसरा जो है, यदि गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसे अपन कहते हैं समतल तरंगाग्र। ठीक है। अब यहां पे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपन सबसे पहले ये मान करके चलेंगे कि आपके पास कोई एक बिंदु प्रकाश स्रोत है और वो बिंदु प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर है। जैसे मान लीजिए सूर्य से आने वाला प्रकाश है, तो सूर्य का जो प्रकाश होगा जब वो पृथ्वी के ऊपर आएगा तो आप जानते हैं कि सूर्य तो एक बिंदु प्रकाश स्रोत है और बिंदु प्रकाश स्रोत की वजह से हालांकि बनेगा कैसा तरंगाग्र? गोलीय तरंगाग्र। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आएगा उस समय उसका तरंगाग्र कैसा बन जाएगा? समतल तरंगाग्र बन जाएगा। तो सूर्य का पृथ्वी पर तरंगाग्र कैसा बनेगा? समतल तरंगाग्र बन जाएगा। तो अपन मान करके चलेंगे कि एक समतल तरंगाग्र आपके पास आ रहा है और अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अपवर्तन की व्याख्या कब स्पष्ट होगी? इससे पहले वीडियो में अपन ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। परावर्तन में अपन ने क्या किया था? परावर्तन में सर अपन ने किया था कि एंगल आई का मान और एंगल आर का मान जब बराबर हो जाए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में हो जाए तो अपने पास परावर्तन की व्याख्या हो रही थी। लेकिन आज अपन अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। अपवर्तन की व्याख्या का मतलब क्या है? पहला नियम तो अपने पास ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर आपतित किरण है और एक आपके पास अभिलंब है और तीसरे नंबर पे अपवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। ये तीनों की तीनों किस में होनी चाहिए? एक समतल में होनी चाहिए। अगर ये एक समतल में है तो अपवर्तन का पहला नियम अपने सामने प्रूफ हो जाएगा। कभी भी जब अपन कोई सवाल करें ना तो अपने सामने सबसे पहले ये होना चाहिए कि अपने को पहुंचना कहां तक है, ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। बाद में लिख लेना, लिखने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, साथ साथ मत लिखो। तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि अपवर्तन की व्याख्या जब अपन करेंगे तो कहां तक पहुंचना है। दूसरा, अपवर्तन की व्याख्या में आप लोगों जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, स्नेल का जो नियम है उसका भी सत्यापन होना चाहिए। अपवर्तन का नियम मुख्य रूप से तभी प्रूफ होगा जब स्नेल के नियम का सत्यापन होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि सर साइन आई का मान और बटा में साइन आर का मान ये किसी एक अपवर्तनांक के बराबर होता है, या इन दोनों का जो अनुपात है उसे अपन अपवर्तनांक कहते हैं। तो यदि ये दोनों नियम अपने सामने प्रूफ हो जाएंगे तो अपन कह देंगे कि हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो अपवर्तन की व्याख्या कर रहा है। अपने को यहां तक पहुंचना है। ठीक है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर अपवर्तन जो है वो भी दो तरह से होता है। दो तरह से, कौन कौन से तरह से? पहला मैं ले लेता हूं कि प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से किस में जाए? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम में प्रवेश करे। और दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में चल करके आएगी और विरल माध्यम में चली जाएगी। दो तरह से अपवर्तन हो सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? यदि परीक्षा में प्रश्न कभी भी आता है तो डायरेक्ट इसी हेडिंग से आता है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। आपके किताब में दोनों मेथड दे रखे हैं, लेकिन आपको दोनों पढ़ने की तो जरूरत है, लेकिन जब परीक्षा के हिसाब से तैयारी करें तो एक सफिशिएंट है।
परीक्षा में कभी ऐसा नहीं आता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करें। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप एक लिख सकते हैं। तो आज अपन लेकर के चलेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में। इसका जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं। ये आपके पास कैसा पृष्ठ है, यहां पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है सर, ऊपर एक माध्यम होगा, नीचे कोई दूसरा माध्यम होगा। यहां वाला जो माध्यम है वो कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले कि ऊपर के पास मेरे पास विरल माध्यम है, और विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक कितना कह दूं, μ1। और इस माध्यम में जो प्रकाश का वेग अपन लेंगे उसको अपन v1 कहेंगे। दूसरा माध्यम यहां पे ले लेंगे, इसको कैसा माध्यम ले लें, सघन माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सर μ2 ले लीजिए और इसका वेग v2 ले लीजिए। वेग अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि जब आपने 11वें चैप्टर में अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तब अपन ने एक प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर आप वाइवा में जाओगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता कि बेटा 10वीं क्लास में परसेंटेज आप कहते हो 90% या 80%, तो एग्जामिनर की जो उम्मीदें हैं वो आप लोगों से बढ़ जाती हैं। तो एग्जामिनर ये कहता है, ये नहीं पूछेगा 80-90% वाले से कि अपवर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा तो कोई भी बता सकता है। वहां पर पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो इसके बारे में अपन ने पहले भी प्रश्न पढ़ा था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने की वजह से प्रकाश तरंगों का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण है वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ओके, ये आपके पास पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। हेडिंग आई, पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में एक साथ पीडीएफ फाइल की तरह ओपन होना चाहिए। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक तरंगाग्र आ रहा है इस तरफ से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार यहां से तरंगाग्र आ रहा है। और ये कैसा तरंगाग्र आपतित करेंगे अपन, समतल तरंगाग्र। आ किसकी वजह से रहा है, गोलीय तरंगाग्र की वजह से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश स्रोत की वजह से आ रहा है। हालांकि सूर्य के नजदीक कैसा तरंगाग्र बनेगा, गोलाकार या गोलीय तरंगाग्र। लेकिन जब पृथ्वी पे पहुंचेगा दैट टाइम ये तरंगाग्र कैसा बन जाएगा, समतल तरंगाग्र बन जाएगा। तो ये आपने एक समतल तरंगाग्र बना दिया। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए, ये P है, ये Q है। ये P भाग जो आ रहा है, यहां पे आपको तीर का चिन्ह भी दिखाना होगा। ये पॉइंट A पे आपतित हो रहा है, तो यहां पे अपने को सबसे पहले क्या बनाना चाहिए सर, अभिलंब बनाना चाहिए। ये इसका B भाग है। इस तरह से जब कोई समतल तरंगाग्र आपतित होगा तो सबसे पहले इस तरंगाग्र का कौन सा हिस्सा इस नीचे वाले पृष्ठ से टकराएगा, A वाला हिस्सा टकराएगा। और A वाला हिस्सा टकरा करके क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। लेकिन B वाला हिस्सा अब भी उसी माध्यम में चल रहा है। जब तक ये B वाला हिस्सा आकर के इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगा, इतने समय में ये A वाला हिस्सा है वो दूसरे माध्यम में चला जाएगा। लेकिन कितना चलेगा, पहले माध्यम में वेग v1 है, दूसरे माध्यम में वेग v2 है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि v1 और v2 में से किसका मान ज्यादा होगा? ये विरल माध्यम में वेग है और ये सघन माध्यम में वेग है। बताओ किस में वेग ज्यादा होगा? विरल माध्यम में वेग ज्यादा होगा। तो सर हम एक बात इजीली समझ रहे हैं कि v1 है दैट इज ग्रेटर देन v2 है। तो इस B भाग को चल करके जब तक ये इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर आएगा, मान लीजिए इसको कितना समय लग रहा है, T समय। T समय जब तक ये B वाला हिस्सा इस C पॉइंट पे आएगा, इतने समय T में ये जो प्रकाश की किरण है वो इस दूसरे माध्यम में चली जाएगी। लेकिन समय तो इसका भी बराबर है, आप T समय की बात कर रहे हो तो ये भी T समय में चलेगा। लेकिन इसके द्वारा जो चली गई दूरी है BC, वेग कितना v1, समय कितना T। तो इस BC दूरी को क्या मैं v1 T लिख सकता हूं? दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, वेग इंटू समय कह सकते हैं। तो ये v1t दूरी आ जाएगा। यहां पर भी अभिलंब खींच दीजिए, बहुत सिंपल, आसानी से आप यहां पे भी अभिलंब बना दें। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ध्यान देना, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो एंगल बनाती है उसे अपन कहते हैं आपतन कोण। इसे कितना लिख दूं मैं, I।
अभिलंब इस समतल तरंगाग्र का ये जो कॉर्नर था, ये पूरा कॉर्नर कितने डिग्री का एंगल था? 90 डिग्री का। 90 में से ये कितना चला गया? यहां पे आई चला गया, तो शेष कितना रह गया यहां पर? 90 माइनस आई रह गया सर। ठीक है, जब ये 90 माइनस आई हो गया और ये अभिलंब है इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर, तो अभिलंब कितने डिग्री का कोण बनाता है टोटल? अभिलंब 90 डिग्री का बनाता है। तो कहने का मतलब इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए अभिलंब की परिभाषा के अनुसार। लेकिन ये कितना है? 90 माइनस आई है। इसमें कितना जोड़ें तो ये 90 बन जाएगा? आई जोड़ दें इसमें, ये 90 माइनस आई है, इसमें आई जोड़ेंगे तो 90 माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई कैंसिल आउट, 90 बचेगा ना। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बचेगा? यहां पे आई बचेगा। ये बात कहानी समझनी जरूरी है, रटोगे तो कभी याद नहीं होगी। ठीक है, दूसरी वाली, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है। अगर माध्यम चेंज नहीं होता तब तो ये सीधी चली जाती, लेकिन विरल से सघन में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है कि पास जाती है? पास चली जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश की किरण यहां पे आगे कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, यहां पे अपने को तीर का चिन्ह लगा देना चाहिए। दूसरे माध्यम में उसको कितना समय जाना है? टी समय तक चलना है, क्योंकि टी समय बाद में ये बी वाला हिस्सा सी पे पहुंचेगा। इतनी देर में ही ये ए वाला हिस्सा है वो कुछ दूरी पे जाएगा। कितनी दूरी जाएगा? वेग कितना है इसका? v2। टाइम कितना है इसके पास? t। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? v2 टी त्रिज्या का एक चाप भरेंगे और ए को केंद्र मान करके वो चाप अपन ऐसे काट देंगे। एक बात मेरे को सोच के बताओ आप लोग, सिंपल सी बात सोच के बताओ, ये v1t दूरी और ये v2t दूरी, दोनों में से समय तो बराबर है। वेग आपने पढ़ लिया कि सर v1 ज्यादा है v2 कम है, तो कौन सी दूरी ज्यादा होगी? एक्चुअली डायग्राम ऐसा लगना भी चाहिए, ओरिजिनल लगना चाहिए। बताइए, ये जो दूरी है v2t और ये v1t, दोनों में से कौन सी दूरी ज्यादा होगी? वेग आपके सामने पड़ा है, v1t ज्यादा होगा, v2t है वो कम होगा। अब अपन v2t त्रिज्या का चाप काटेंगे और अब अपन इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा इस a पर मिलनी, इस c पर मिलनी चाहिए। ऐसे अपन एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? अपन d नाम दे देंगे। ठीक है, यहां पे कितना कोण बन रहा है? अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे? आर कहेंगे। क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ये स्पर्श रेखा यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 का। समझते जाना एक एक बात को, डायग्राम समझ में आ गया, 90% टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये आर, ये अभिलंब, ये अपवर्तक पृष्ठ, इतना आर बन गया तो ये कितना रह गया? ये कितना रह गया? बोलो। 90 माइनस आर। कितना रह गया? 90 माइनस आर। ओके, ये 90 माइनस आर रह गया और ये कितना है? 90 है। ए डी सी एक त्रिभुज नजर आ रहा है, एडीसी त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से ये गया 90 का, तो बाकी दो का योग कितना बचा? 90। ये अकेला 90 माइनस आर है, इसमें इस एंगल का मान जोड़ेंगे तो दोनों का योग 90 आना चाहिए। तो ये एंगल कितना रह गया? बोलो, जोर से बोलो। आर एंगल रह गया। बहुत बढ़िया, ये एंगल अपने सामने आर हो जाएगा। बस इतना डायग्राम सफिशिएंट है। ये प्रकाश की किरण होगी, इसके बाद में यहां वाली प्रकाश की किरण भी अभिलंब की तरफ मुड़ करके चली जाएगी। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों एक ही भाग के ऊपर लेना है। जैसे पिछली बार आपने क्या लिया था? परावर्तन की व्याख्या करी थी, तब आपतन कोण का मान यहां लिया था, परावर्तन कोण का मान यहां पे लिया था। अब की बार दोनों एक ही स्थिति में लेना है। क्लियर है? अब आप फटाफट इसका डायग्राम बना लो। चलो पहले इतना चित्र बना लो, इसके बाद में अपन इसका वर्णन लिखते हैं।
अब अपन इस चित्र को देख करके इसका एक पैराग्राफ लिखेंगे। क्या लिखना चाहिए अपने को कि आपतित समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र का नाम क्या है, PQ। ये एक आपतित समतल तरंगाग्र है। उस PQ का भाग A, ये पहले वाला जो भाग है वो अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ का नाम क्या लिखा अपन ने, MM-, अपवर्तक पृष्ठ MM- से अपवर्तित होकर कौन से माध्यम में प्रवेश कर रहा है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है। सिंपल सी कहानी, ये तो अपने सीधी सीधी भूमिका लिख दी। अब A और B के ऊपर क्या घटना होने वाली है, भाग B है उसको अपवर्तक पृष्ठ तक पहुंचने में T समय लगता है। ये वाला तो यहां पे पहुंच गया, लेकिन B वाला भाग जब तक इस C पॉइंट के ऊपर, इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर पहुंचेगा, इसको T समय लगेगा, समय T लगता है। अतः BC का मान कितना हो गया, सर समय तो T है, वेग इसका V1 है, तो ये जो दूरी है BC वो V1T हो जाएगी, V1T समय लगता है। और इतने समय में कितना समय मिल गया इसको, T समय में। T समय में ये जो A वाला भाग है वो दूसरे माध्यम में, वेग इसका V2 है, कितनी दूरी पार करेगा, V2 दूरी पार करेगा। इतने समय में भाग A अपवर्तित होकर सघन माध्यम में V2T दूरी चलता है। ये कहानी अपन ने लिख दी। अब V2T दूरी को पूरा करने के लिए क्या लिखना चाहिए अपने को, बिंदु A को केंद्र मान करके V2T त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। इस तरीके से ये एक चाप काटते हैं और पॉइंट C से, बिंदु C से एक स्पर्श रेखा CD खींच लेते हैं। तो इतनी कहानी अपने को इसकी बनावट के रूप में लिखनी है। अब अपन इसके सत्यापन के लिए आगे इसका मैथमेटिकल पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अपने को यहां पर स्नेल के नियम पे जाना है। स्नेल के नियम पे जाने के लिए सिंपल आपको एक तो एंगल चाहिए I का मान, एक आपको वैल्यू चाहिए R की। I और R का जब आपको पता चल जाएगा तो आप कह देंगे कि सर म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। जब अपन लिखेंगे तो अपने सामने ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, आप एक त्रिभुज ले लो। सबसे पहले ये वाला एक त्रिभुज ले लो, A B और C। यहां पे एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ABC त्रिभुज ले, ABC त्रिभुज में पॉइंट A जो है वहां पे कितना एंगल बनेगा, I। चलो लिखते हैं, त्रिभुज ABC से क्या होगा, साइन I का मान बताओ आप मेरे को। साइन I बराबर क्या होगा, साइन I बराबर लंब बटा कर्ण। I के सामने वाली भुजा BC ये तो है लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा AC ये है आपके पास कर्ण। क्या BC की वैल्यू आपको पता है, ये सर कितनी, V1T अपॉन क्या चल रहा है, AC। समीकरण नंबर लगा दें इसे 1, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में ये बात पता कैसे चलेगी, आपको याद कैसे आएगा कि मेरे को क्या करना है। आपको सीधा पता है कि सर मुझे अपवर्तन की व्याख्या करनी है, स्नेल के नियम में जाना है, साइन I अपॉन साइन R का मान निकालना है, वो मान म्यू के बराबर आना चाहिए। म्यू के बराबर अपन इसको प्रूफ करेंगे। लेके क्या चलेंगे, साइन I का मान और साइन R का मान। साइन R का मान कौन से त्रिभुज में मिलेगा, सर नीचे एक त्रिभुज दिख रहा है AD और C। यहां पे लिखते हैं अपन त्रिभुज ADC से क्या हो जाएगा, साइन R। R के सामने की भुजा AD किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी, बटा में 90 के सामने की भुजा AC कर्ण का काम करेगी। AD का मान है आपके पास V2T अपॉन AC, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपने को पता है कि स्नेल के नियम में साइन I अपॉन साइन R होता है। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 से क्या करना चाहिए, विभाजित करने पर डिवाइड कर दो, विभाजित करो, डिवाइड करो। सर साइन I
अपॉन साइन आर, साइन आई का मान हो जाएगा सर v1t अपॉन AC, और साइन आर का मान बटा में लिखना है, गुणा में ले जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा v2t अपॉन AC, AC ऊपर चला गया, AC ने AC को कैंसिल आउट कर दिया और t ने t को कैंसिल आउट कर दिया, फाइनल आपके पास वैल्यू क्या हो गई v1 अपॉन v2, इसे समीकरण नंबर 3 डाल दें। अब आप कहेंगे कि सर साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल के नियम में तो अपवर्तनांक म्यू होता है, यहां पे तो v1 अपॉन v2 आया है, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या करें? आप लोग बहुत अच्छे से ये बात भी जानते हैं, ध्यान से सुनना, अपवर्तनांक की परिभाषा से पढ़िए क्या परिभाषा, अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी है क्या? निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक होता है। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक जब आपने μ1 लिखा तो इसके लिए अपवर्तनांक की परिभाषा लगाओगे c अपॉन v1। अब दूसरे माध्यम के लिए लगाओ μ2 बराबर c अपॉन v2। क्लियर है? आप इस समीकरण में ऊपर वाले समीकरण का भाग लगाओ, मैं लिखता हूं μ2 अपॉन μ1 बराबर में क्या हो जाएगा, μ2 को मैंने ऊपर लिया है तो c अपॉन v2 नीचे आ जाएगा, और इसको इसके बटा में ले जाऊंगा तो गुणा करूंगा तो उलट जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या μ2 अपॉन μ1 को आप μ21 लिख सकते हैं? क्या μ21 लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? इसकी वैल्यू आई सर v1 अपॉन v2, इसे समीकरण नंबर 4 कह दो। समीकरण नंबर 3 भी v1 अपॉन v2 के बराबर है, समीकरण नंबर 4 भी v1 अपॉन v2 के बराबर है। जब दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। आता है किससे? समीकरण 3 व 4 से। और बढ़िया लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ21। तो ये हो जाता आपके पास किसका नियम आ जाता है? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल नियम। तो यहां पे अपने पास स्नेल का जो नियम है वो सत्यापित हो जाता है। एक नियम तो हो गया, दूसरा नियम भी लिखना होगा। हालांकि उसको प्रूफ करने के लिए कोई विशेष चीज नहीं है, विशेष रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आप दोनों नियम नहीं लिखेंगे तब तक आपका उत्तर पूरा सही नहीं माना जाएगा और आपके नंबर हैं वो काटे जा सकते हैं। तो दूसरा नियम आपको सेपरेट लिखना है। क्या लिखेंगे? चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र अभिलंब का नाम लिखो, अभिलंब का नाम लिखो, इसको नाम कह दो AN और इसका नाम कह दो CN डैश। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि आपतित तरंगाग्र PQ लिख दें, इसको नाम दे दें यहां पे R और इसको नाम दे दें ऐश। तो अपने को लिखना होगा कि आपतित समतल तरंगाग्र PQ, दो अभिलंब AN तथा CN डैश तथा अपवर्तित तरंगाग्र RS, तीनों एक ही समतल में स्थित हैं। यह बात अपने को चित्र से पता चल रही है। तो दोनों नियम जब अपन लिखेंगे तो लास्ट में अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है। 2 नंबर का प्रश्न या बड़ा प्रश्न आए तो 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा में चाहे तो अपवर्तन का नियम आ जाए या फिर परावर्तन का नियम आ जाए, दोनों में से एक नियम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ध्रुवण का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है उसको पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, फटाफट आप इसको लिख लें। इसके साथ ही आपका हाइगेन के तरंग सिद्धांत से जो अपवर्तन की व्याख्या है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में इस चैप्टर से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए 2 एग्जाम्पल अपने पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। फटाफट अपन इन प्रश्नों को देखते हैं और देख करके इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपकी किताब में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। दोनों एग्जाम्पल हैं वो इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा, पढ़िए। देखें,
प्रश्न कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार एक गोलाकार तरंगाग्र है, वो एक समतल दर्पण के ऊपर आपतित होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक समतल दर्पण दे रखा है और इस समतल दर्पण के ऊपर कुछ इस तरह से एक गोलाकार तरंगाग्र है वो आपतित हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने जब पहला वीडियो पढ़ा था तब अपने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत अगर आप कोई रेखा खींचेंगे तो वो रेखा उसके चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी ये गोलीय तरंगाग्र है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहां पे आगे एक दर्पण दे रखा है, दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये तरंगाग्र है वो उसी माध्यम में कुछ इस तरह से लौट जाएगा। तो यदि गोलीय तरंगाग्र आ रहा है, परावर्तन अगर होगा तो पुनः वो गोलीय तरंगाग्र ही बनेगा। समतल तरंगाग्र आ रहा है तो परावर्तन के बाद समतल तरंगाग्र ही बनेगा। अब जब मैंने इतनी बात आप लोगों को डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी तो आपको डेफिनेटली पता भी चल जाना चाहिए कि इसका कौन सा ऑप्शन है, ए, बे, श और द, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच के देखिए, बताइए मेरे को, बोलो आंसर बोलो, कौन सा ऑप्शन सही है इसका। स ऑप्शन है वो इसका सही हो जाता। बहुत इजी सा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। दिक्कत बोलो, पक्का नहीं आया, हटा दूं। चलो आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सरल से प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे, पढ़िए देखें दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संलग्न चित्र में 2 माध्यमों के अंतरा पृष्ठ, 2 माध्यम दे रखे हैं आपको, अलग अलग माध्यम है, ऊपर एक माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है। आपतित तरंगाग्र को दर्शाया गया है। ये इस तरह की लाइनें खींच रखी हैं। आप में से कोई बता सकता है कि ये कैसा तरंगाग्र आ रहा है, गोलीय तरंगाग्र है या बेलनाकार है या समतल तरंगाग्र है, बताइए। समतल तरंगाग्र है और यहां पे एंगल लिखा हुआ है 45 डिग्री का। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे μ1 की वैल्यू लिखी है 1 और μ2 की वैल्यू लिखी है √2। क्या आप इनके अपवर्तनांक को देख करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पे जो दूसरा माध्यम होगा वो आपका सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, बताइए। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है या कम है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1, दूसरे का √2। √2 का मतलब वैल्यू होती है 1.414। डेफिनेटली 1 से तो ज्यादा होगी और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रकाश की किरण, ये जो तरंगाग्र यहां पे कुछ इस तरह से आ रहा है, वो जब इस पृष्ठ से टकराएगा यहां पे अभिलंब बनेगा और अभिलंब बनने के बाद जब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो किस तरह से जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के नजदीक जाएगी, अभिलंब के नजदीक जाएगी, अभिलंब के पास हो जाएगी। तो ये तरंगाग्र कुछ इस तरह से निकलेगा। सिंपल सी कहानी है, आपको अपवर्तनांक पढ़ करके पता करना है कि दूसरा माध्यम कैसा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक अभिलंब खींचूं, बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, ये मैंने अभिलंब खींच दिया, ये एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो डेफिनेटली यहां पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। यानी आपके पास आई एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं, ये जो एंगल होगा जिसे अपन आर कहेंगे, ये एंगल कितना होगा। किसका नियम लगा दूं मैं, स्नेल का नियम लगा देता हूं। पढ़िए बेटा, स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल का नियम कहता है कि सर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ21, μ21 और 21 को लिखेंगे तो μ2 अपॉन μ1। चलिए साइन आई का मान लिखिए। सर साइन आई का मान 45 बटा में साइन आर की जगह साइन आर रहने दीजिए, इसका मान √2, इसका मान 1। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है बताएं, 1/2
√2, 1/√2, इसको सरल कर लो 1/√2, यहां पे साइन r है, ये √2/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से 1 हो गया, और ये हो गया √2 इंटू √2, कितना होता है 2 होता है, 2 साइन r। और अगर मैं इस साइन r के साथ वाले 2 को दूसरी तरफ भेजूं तो क्या मेरे पास साइन r की वैल्यू 1/2 आएगी। अरे साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री का, देन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पे r की वैल्यू मैं लिखूंगा 30 डिग्री। इतनी बात तो अपने को समझनी है। अब आप इसके ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर पहले और दूसरे ऑप्शन में 30-30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, पहले और दूसरे ऑप्शन में 30-30 डिग्री दे रखा है, उसके बाद में तीसरे और चौथे ऑप्शन में 60-60 डिग्री दे रखा है, तो 60 वाली तो खाना पूर्ति नहीं है, ठीक है। 30 डिग्री अपवर्तन कोण का मान होगा। अब 30 डिग्री में जो तरंगाग्र है वो क्या इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, या फिर अगर आप इसके पहले ऑप्शन में जाएंगे तो पहले ऑप्शन में तरंगाग्र जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। आप सोच के बताइए कि इसमें से और इसमें से कौन सी स्थिति होने वाली है, ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे उदाहरण का जो उत्तर है वो आपका ब ऑप्शन हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझना है और अच्छे से इनके उत्तर को याद करना है। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आने की पूरी संभावना। इसके साथ ही हाइगेन का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में से कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के बाद में इसके जो अंकित प्रश्न है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जैसा अपन ने बात करी थी कि इस चैप्टर में आपने सबसे पहले पिछले चैप्टर में अपवर्तन पढ़ लिया, इसके बाद में अपन ने परावर्तन पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा 5 प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या की जाएगी, और उसमें सबसे पहले आता है व्यतिकरण, उसके बाद में आता है विवर्तन, और उसके बाद में आता है ध्रुवण। ध्रुवण का अपने सिलेबस में है नहीं, इन दोनों को अपन चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो में अपन व्यतिकरण को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। धन्यवाद।